This channel represents chemistry by अंजना कुशवाहा। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी की थी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड के बारे में। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आज हम स्टडी करने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अच्छा, तो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लिक्विड सॉल्यूशन होता क्या है। एक्चुअली मैंने लिक्विड सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर सेकंड या फिर थर्ड में एक्सप्लेन किया है, बट देन ऑल्सो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जब सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो और सॉल्यूट आपका सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, तीनों में से कुछ भी हो जाए, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज लिक्विड एंड सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यहाँ पे जो लिक्विड सॉल्वेंट होते हैं जनरली आपके वॉलेटाइल होते हैं, और जो आपके सॉल्यूट होते हैं वो या तो फिर वॉलेटाइल होते हैं या फिर दे कैन बी नॉन वॉलेटाइल ऑल्सो। अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन से पहले आप यहाँ पे देखो लिक्विड सॉल्यूशन क्या है आपका। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब जहाँ पे आपका सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बोथ आर लिक्विड, तो उस कंडीशन में हम वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। हम सपोज करते हैं कि आपके पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं। ओके, हमने एक कंपोनेंट को कंपोनेंट 1 से रिप्रेजेंट किया और दूसरे को कंपोनेंट 2 से रिप्रेजेंट किया, और दोनों कंपोनेंट को हमने किसी क्लोज्ड वेसल में पुट किया। कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 आर पुट इन अ क्लोज्ड वेसल। ओके, अब दोनों कंपोनेंट क्या होंगे? इवापोरेट होंगे। जब वो इवापोरेट होंगे तो इवेंचुअली एक आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी बिटवीन द वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। आपका यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन है तो यहाँ लिक्विड होगा, ठीक है। अब जब ये इवापोरेट हो रहा है तो ये वेपर बनेगा, ठीक है। तो एक कंडीशन आएगी जब दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, बिटवीन द वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं जो आपका टोटल वेपर प्रेशर एट दिस स्टेज लग रहा होगा, टोटल वेपर प्रेशर, उसको हम पी टोटल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो पी टोटल आपका यहाँ पे हुआ टोटल वेपर प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम स्टेज। एंड जो आपके P1 एंड P2 हैं वो आपके पार्शियल वेपर प्रेशर्स हैं ऑफ द कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे आप देखो कि दीज पार्शियल प्रेशर्स आर रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन। हम इनका मोल फ्रैक्शन से रिलेशन देखते हैं। तो आपका मोल फ्रैक्शन जो होता है हम उसको x1 और x2 से रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है, दोनों कंपोनेंट के, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 रिस्पेक्टिवली। अब इनका हम यहाँ पे रिलेशन देखते हैं कैसे इनको रिलेट किया गया है। तो इसका रिलेशन फ्रेंच केमिस्ट राउल्ट, इन्होंने फ्रेंच केमिस्ट राउल्ट इन 1886 में इन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया बिटवीन द पार्शियल वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन और पार्शियल वेपर प्रेशर के बीच में राउल्ट्स ने क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताया, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है दोनों कंपोनेंट का, मतलब ईच कंपोनेंट का, वो क्या होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब सपोज करते हैं हम कंपोनेंट 1 के लिए निकालते हैं,
तो हमने कहा कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर को हम सपोज P1 मान रहे हैं, फर्स्ट कंपोनेंट के लिए हम निकाल रहे हैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। जो आपका मोल फ्रैक्शन फर्स्ट कंपोनेंट के लिए है उसको हमने x1 से रिप्रेजेंट किया है। अब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे वो कांस्टेंट हमने P1 नॉट लिया है। ओके, अब P1 नॉट क्या है? इट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो P1 नॉट आपका है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, और कंपोनेंट कौन सा? फर्स्ट वाले कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है। इसी तरह से जब हम सेकेंड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर निकालेंगे, तो उसके लिए क्या होगा? यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट 2 के लिए यहाँ पे आप लिखोगे P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। अब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, तो ये हो जाएगा आपका P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। ओके, अब यहाँ पे जो P2 नॉट आया है ये क्या है आपका? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। ओके, अब आपने डाल्टन्स लॉ के हिसाब से पढ़ा है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसके हिसाब से क्या है कि जो आपका टोटल वेपर प्रेशर होता है इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट्स। जितने भी कंपोनेंट्स आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उन सब का पार्शियल प्रेशर का सम होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? टोटल, P टोटल मतलब टोटल प्रेशर। तो P टोटल को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? P1 प्लस P2। ठीक है, अब जो आपकी P1 और P2 की वैल्यूज़ आपने ऊपर निकाली है यहाँ पे, P1 इक्वल टू P1 नॉट x1, P2 इक्वल टू P2 नॉट x2, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे P1 प्लस P2 की जगह पुट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो इसकी जगह पे हमें क्या मिलेगा? देखो, P टोटल इक्वल टू x1 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट, इसकी जगह हमने पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे जब मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। मतलब आप जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन निकालोगे, फाइनली उनको सम करोगे तो सारे कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन का सम आएगा इट इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? x1। अब हम यहाँ से x1 की वैल्यू निकालते हैं, तो x1 इक्वल टू 1 माइनस x2। तो हम x1 की जगह 1 माइनस x2 पुट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो आपने x1 की जगह 1 माइनस x2 पुट किया गया है। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट। अब देखो यहाँ पे भी आप इस टर्म को क्या करो? मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2। ठीक है, इसके बाद आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो यहाँ से आपको मिलेगा, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। आप इसको चाहो तो और ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, बट दिस इज ओके, दिस इक्वेशन इज ओके। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यूज़ करके आप P टोटल निकाल सकते हो। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं कि देखो, ठीक है, आपका ये फॉर्मूला मिल गया आपको कि आप कैसे यहाँ से प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो जो आपकी ये इक्वेशन आई है, ठीक है, अभी आपने एक इक्वेशन पढ़ी, P टोटल इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2
ठीक है, पी टोटल इक्वल टू, इस इक्वेशन से हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को समराइज, इससे कंक्लूजन ड्रॉ करें, इसे समराइज करना चाहें, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपका टोटल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन में, इट कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। अब आपने देखा कि यहाँ पे x1 और x2 दो कंपोनेंट थे, दो कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन था, बट जो आपकी फाइनल इक्वेशन आई उसमें सिर्फ आपके पास x2 है। ओके, तो वह बोल रहा है कि इट इज़ रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट, मतलब एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, और जो आपका टोटल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वो लीनियरली वेरी करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। ओके, एंड थर्ड कंक्लूजन जो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं वो ये है कि ये डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पे। डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर कंपोनेंट 1 and 2, total vapor pressure over the solution decreases or increases with increase of mole fraction of component 1. ओके, तो यहाँ से आपको ये तीनों कंक्लूजन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पे प्लॉट देखते हैं। ठीक है, जो आपका मोल फ्रैक्शन है और वेपर प्रेशर है, उनके बीच का प्लॉट बनाया गया है। प्लॉट बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप देखो मोल फ्रैक्शन किसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, x2, मतलब सेकेंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए जो हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे देखो, ये वेपर प्रेशर है आपका, और यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे ये है आपका x2 का, x2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि जब हम प्लॉट करते हैं आपका P1 और P2 वर्सेस मोल फ्रैक्शन x1 एंड x2 फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स अ लीनियर प्लॉट। तो जब भी हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ जब हम बनाते हैं, तो यहाँ से हमें एक लीनियर ग्राफ बनता है। ठीक है, ये आपको लीनियर ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, these line 1 and 2 pass through the point for which x1 and x2 are equal to unity। अब इसका क्या मतलब है, देखो, जो ये आपका, ये जो आपकी लाइंस हैं, ठीक है, जो आपका ग्राफ प्लॉट हुआ है, इसके लिए जो आपका यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है, दिस पासिस थ्रू द यूनिटी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल टू 1, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इक्वल टू 1। तो यही बात हो रही है यहाँ पे कि जो आपका फर्स्ट और सेकेंड लाइन है, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन है, ये कहाँ से पास हो रही हैं, यूनिटी से। ठीक है, जहाँ पे मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो 1 है। सिमिलरली जो आपका प्लॉट 3 है, ठीक है, वो किसका है, पी टोटल का है। ये आपको प्लॉट 3 दिख रहा होगा, दिस इज प्लॉट 3। ये किसका बना हुआ है, पी टोटल का वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ठीक है, नीचे आपका x2 है, ये भी आपका क्या है, लीनियर है। ठीक है, ये भी आपका लीनियर है। अच्छा देखो, जो मिनिमम वैल्यू है आपकी पी टोटल की, वो क्या हो जाएगी, P1 नॉट। तो आप ग्राफ से अगर देखोगे तो पी टोटल का ये ग्राफ है, यहाँ से आपकी जो मिनिमम वैल्यू, मतलब सबसे कम जो वैल्यू है वो कितनी है, P1 नॉट, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, P2 नॉट। ठीक है, तो इस ग्राफ से हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी टोटल। ठीक है, अब एक कंक्लूज़न और ड्रॉ कर सकते हैं हम यहाँ से कि
जो आपका कंपोनेंट 1 है वो लेस वॉलेटाइल है एंड कंपोनेंट 2 ज़्यादा वॉलेटाइल है। कैसे पता चलेगा कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा वॉलेटाइल है एंड कौन सा कम वॉलेटाइल है? तो जो आपका P1 जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट है उसका जो आपका प्रेशर है प्योर स्टेट का वो कम है, और जो आपका सेकंड कंपोनेंट है उसका ज़्यादा है। तो जिसका प्रेशर कम उसकी वो कम वॉलेटाइल, ठीक है, वो वॉलेटाइल लेस, और जिसका प्रेशर ज़्यादा वो मोर वॉलेटाइल। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट का जो प्रेशर है P2 नॉट वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू P1 नॉट, इसलिए आपका जो कंपोनेंट है कंपोनेंट 1 है वो लेस वॉलेटाइल है। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।